हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले जो हमारा एक मेन फेज़ था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंपनी रूल आया 1773 से 1858 तक, एंड उसके बाद क्राउन रूल आया 1858 से 1947 तक। 1947 में हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। अब उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इसमें किस तरीके से क्या पार्ट प्ले किया सबने, क्या कौन कौन सी कमेटी थी, उनके कौन कौन चेयरमैन थे, हम इस पार्ट में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल कहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में कोई भी एक्ट को, कोई भी आर्टिकल को अमेंड करना इतना इजी नहीं है, एज उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है, यानी कि 50% से ज़्यादा पार्लियामेंट की मेजॉरिटी उसके लिए वोट करे। और पार्टली फ्लेक्सिबल है इसलिए क्योंकि हम आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग दीज सिंपल मेजॉरिटी, और मतलब जो हमारे 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी है उसको फुलफ़िल करके। तो इसमें ये दोनों तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि फ़र्स्ट टाइम एम.एन. रॉय थे, जो कि एक मेंबर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के। उन्होंने 1934 में फ़र्स्ट टाइम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉरवर्ड किया था। वो फर्स्ट ऐसे कोई मेंबर थे या कोई ऐसे सिटीज़न थे जिन्होंने ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, उसको ड्राफ्ट करे, इसके बारे में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने बोला, एम.एन. रॉय ने। फिर 1935 में आईएनसी ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी आगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जिससे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम कर सकें। इसके बाद ब्रिटेन के कुछ ऑफ़र्स आते हैं। तो हम इन ब्रिटेन के द्वारा जो ऑफ़र्स किए गए और उसमें कैसे डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और उसके लिए क्या क्या ऑफ़र्स आए, उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑफ़र आया था वो था अगस्त ऑफ़र 1940। इस ऑफ़र में प्रॉमिस किया गया डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए, जो कि आफ्टर वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री नहीं, एक डोमिनियन कंट्री बनेगी। जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिंगविथ, उन्होंने प्रपोज़ किया था अगस्त ऑफ़र 8 अगस्त 1940 को, जिससे इंडिया का सपोर्ट उन्हें मिल सके वर्ल्ड वॉर 2 पे। फिर ये जो ऑफ़र था इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट आया हमारा क्रिप्स प्रपोज़ल 1942। इसमें भी इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ऑफ़र किया गया और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए उनको डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, जिससे वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। और ये प्रपोज़ किया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने, तभी इस प्रपोज़ल का नाम क्रिप्स प्रपोज़ल था। फिर आया वेवल्स प्लान 1945। इसमें प्रपोज़ किया वॉइस लॉर्ड वेवल ने कि जो ये पॉलिटिकल डेडलॉक है इसको रिजॉल्व करने के लिए, इससे हम बाय मेकिंग अ न्यू इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम। इसमें हिंदू और मुस्लिम्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन में एक इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, जिससे जो ये पॉलिटिकल डेडलॉक, एक्चुअली इसमें एक डेडलॉक हो रहा था कि मुस्लिम लीग और आईएनसी हर डिमांड में, मतलब जो भी ऑफर्स आ रहे थे उनमें किसी में कोई मना कर रहा था, किसी में कोई मना कर रहा था। तो डोमिनियन स्टेटस तो ऑलरेडी किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं था, और इसमें उस रिप्रेजेंटेशन को रिजॉल्व करने के लिए वेवल ऑफ़र दिया गया, बट ये भी ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारा आया फोर्थ प्लान, जो कि था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये मार्च 1946 में लॉर्ड एटले ने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में, जिसमें 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, एंड स्टैफर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन प्लान था, जिसके हिसाब से हम कॉम्पोजिशन देखेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। सिर्फ
कैबिनेट मिशन प्लान ही था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था, वरना कोई प्लान मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो कोई कांग्रेस। अब इस प्लान के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन क्या है हम वो देखेंगे। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगती है। जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389 मेंबर्स। अब ये सिर्फ 389 मेंबर्स मतलब पूरा जो इंडियन था या फिर इंडिया था या फिर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक था जो कि 296 एंड 93 तो वो थे जो कि प्रिंसिपली स्टेट्स थे, जैसे हमारा ये हो गया अजमेर में अजमेर नहीं, हैदराबाद और जोधपुर, ये जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे किंग्स रूल कर रहे थे, किंग्स मतलब थे, तो वो अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे वहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए। वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, ना ही कोई डायरेक्ट इलेक्शन ना ही कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन, वहाँ पे सिर्फ नॉमिनेशन होगा उन प्रिंसली स्टेट्स में। वहाँ वो लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट से, जो वहाँ के राजा लोग नॉमिनेट करेंगे। एंड फिर हमारा जो ये 296 था वो इलेक्टेड मेंबर थे जो कि ब्रिटिश इंडिया से थे। अभी ब्रिटिश इंडिया यानी कि 296 भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 292 एंड 4। जो ये 4 मेंबर थे वो आ रहे थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, यानी कि अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, दिल्ली एंड बलूचिस्तान। ये 4 मेंबर यहाँ से आ रहे थे। एंड ये 292 मेंबर जो थे वो जो 11 गवर्नर प्रोविंस थी वहाँ से आ रहे थे, जो कि थे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल एंड आसाम। इन 11 गवर्नर प्रोविंस से 292 मेंबर्स आए, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 मेंबर आए, जो कि टोटल 296 मेंबर्स आए हमारे ब्रिटिश इंडिया से, एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। अब इसमें जो अलॉटमेंट था सीट्स का वो इस तरीके से था कि एक सीट 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड पर 1 मिलियन पॉपुलेशन, हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट दी जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे 389 सीट्स बनी टोटल। अब जो सीट अलोकेट हुई ब्रिटिश प्रोविंस में वो डिसाइड होंगी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, जो कि थे मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशंस थी वहाँ पे मुस्लिम ही इंसान मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करने वाले को ही सीट अलॉट होगी। जहाँ पे सिख कम्युनिटी थी वहाँ पे सिख वहाँ से नॉमिनेट होगा या इलेक्ट होगा, और जो जनरल थी वहाँ पे कोई भी हो सकता है। और इसमें वोटिंग मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर। जैसे आज हम एक वोट डालते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वोट डाल करके इलेक्ट होंगे लोग। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको हम एक तरीके से पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी की तरह जानते हैं, क्योंकि पार्टली इलेक्टेड जो 296 मेंबर्स थे वो हमारे पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, एंड जो 93 प्रिंसली स्टेट थी वो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो इन जुलाई अगस्त में 1946 में इलेक्शन हेल्ड होता है, जिसमें आईएनसी को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स एंड इंडिपेंडेंट को 15 सीट्स मिलती हैं। इसके बाद हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, जो कि बनती है 2 सितंबर 1946 को। और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये लास्ट करती है इंडिया का इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 से। 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक ये गवर्नमेंट चलती है। जो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है, हम यहाँ पे उसके बारे में जानते हैं। जो हमारी 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट बन गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, जो कि मुस्लिम लीग बॉयकॉट करती है। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सिर्फ 211 मेंबर्स ही आते हैं। जो अभी कुछ मतलब जितनी भी प्रिंसली स्टेट से वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे थे, वो धीरे धीरे पार्ट बनना शुरू होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो सिर्फ 211 मतलब इनमें से 208 तो सोली आईएनसी के ही लोग हैं, उसके अलावा कुछ लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस फर्स्ट मीटिंग में एज ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो वो टेम्पररी प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट हुए।
जो ओल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये एक फ्रेंच रूल है। फ्रांस में कोई भी फर्स्ट टाइम जैसे कोई इलेक्ट होकर के आए हैं असेंबली, तो उसमें ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी वही उसी तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। लेटर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। एंड ऐसे ही सर B.N. राव अपॉइंट हुए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की तरह। अब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से इस तरीके है, ये है कि क्या क्या पॉइंट्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहते हैं और हमें किस तरीके से एक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली एक वेलफेयर कंट्री बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही पॉइंट्स थे जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसके मॉडिफाइड वर्जन को हम प्रिएम्बल की तरह भी जानते हैं। अब हमारा आया माउंटबेटन प्लान। हमारे कोई भी प्लान जिस भी तरीके से मुस्लिम लीग इंक्लूड नहीं हो रही थी, ना ही और भी कोई भी प्रिंसली स्टेट इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जितनी भी बातें करके देखी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब असेंबली की मीटिंग्स हुई, तो फिर एक माउंटबेटन प्लान आता है जो कि पार्टीशन ऑफ कंट्री की जो प्रोसेस होगा और पावर किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी या कहाँ पे कितना लैंड डिवाइड होगा इंडिया में, कौन सा एरिया पाकिस्तान में इंक्लूड होगा, कौन सा एरिया इंडिया में इंक्लूड होगा, और प्रिंसली स्टेट्स को उनकी इच्छा अनुसार वो किस कंट्री के साथ मिलना चाहते हैं, ये माउंटबेटन प्लान में बताया गया। ये प्रपोज किया गया था 3 जून 1947 को। और इसके बाद हमारा आता है सीधे इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद असेंबली में कुछ चेंजेस हुए। असेंबली जो थी अब फुल्ली सॉवरेन हो गई और असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी वर्क करने लगी। अभी तक असेंबली सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अब उसके 2 फंक्शन हो गए कि वो लॉ भी वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रही थी, अब वो ऑर्डिनरी लॉज को इनैक्ट भी कर सकती थी। असेंबली जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी की तरह मिलती थी तब उसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो जीवी मावलेकर उसको चेयर करते थे। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 17 नवंबर 1947 को मिली तो उन्होंने जीवी मावलेकर को लेजिस्लेटिव बॉडी का चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया, उन्हें चूज़ किया गया। आफ्टर पार्टीशन जो असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो 389 से 299 पहुंच गई। जो हमारे 296 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थी वो 229 पहुंच गई, और जो प्रिंसली स्टेट थे वो 70 पहुंच गए। अगर हम और फंक्शंस को देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या फंक्शंस किए, तो वो थे जो इन्होंने रेटिफाई किया इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के लिए, जो कि मई 1949 में किया गया, और अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947 को। अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को इलेक्ट किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज़ थी हम उनके बारे में बात करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने 8 मेजर और 13 माइनर कम्युनिटीज़ को फॉर्म किया। जवाहरलाल नेहरू जिनके चेयरमैन थे वो थे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी एंड स्टेट कमेटी। जो कमिटीज़ के आगे यूनियन है वो हो गई जवाहरलाल नेहरू के आगे, एंड स्टेट ऑल्सो। स्टेट जो 8 मेजर कमेटी हैं उनमें से यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी, ये 3 कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू के पास।
फिर आए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बारी। उनके पास ही दो कमेटी, जो कि एक थी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ये मेजर कमेटी थी। इसके अंदर भी आगे सब कमेटीज़ थी, जो कि हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इसके अंदर आती हैं, और जो उसको लीड कर रहे थे वो थे सरदार पटेल। थर्ड हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके अंदर आती थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेयरिंग कमेटी। एंड देन लास्टली डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके पास थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये हमारी 8 मेजर कमेटीज़ थी। अब हम बाकी 13 माइनर कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास। हाउस कमेटी B पट्टाभाई सिद्धारमैया के पास। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस B पट्टाभाई सीतारमैया के पास। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी के पास। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर के पास। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट S वरदराचार्य के पास। एंड एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप भी उन्हीं के पास। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविंसेस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी राजन सरकार के पास। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी SK धर के पास। एंड स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन के पास। अब हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही सबसे बड़ा रोल प्ले किया। और इसके चेयरमैन हम सब जानते हैं थे BR अम्बेडकर। ये टोटल इंक्लूडिंग BR अम्बेडकर 7 मेंबर्स का कमेटी था, जो कि सेटअप हुआ 29 अगस्त 1947 को। BR अम्बेडकर को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न मनु की तरह जानते हैं। जो अदर मेंबर्स थे BR अम्बेडकर के अलावा इस कमेटी में थे, वो थे N गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सद्दाउल्ला, N माधव राव। एंड N माधव राव पहले इनिशियली इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। जब BL मित्तर अपनी इल हालत के चक्कर में, वो बीमार हो गए थे, उसके चक्कर में M माधव राव ने उन्हें रिप्लेस किया था। और TT कृष्णामाचार्य, उन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को उनकी डेथ के बाद। 21 फेब 1948 फर्स्ट ड्राफ्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का था वो ड्राफ्ट हो गया था। तो फर्स्ट ड्राफ्ट कंट्री में रिलीज़ किया गया और सबके लिए रखा गया फॉर 8 मंथ। 8 मंथ दिए गए पीपल ऑफ इंडिया को इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए। जो भी रेक्टिफिकेशन है, जो भी लूप होल्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनको उठाने के लिए 8 महीने पीपल ऑफ इंडिया को इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए दिया गया। फिर हमारा जो सेकंड ड्राफ्ट है वो पब्लिश होता है अक्टूबर 1948 में। फिर उसके बाद उसमें डिस्कशन होते हैं। फिर उसके बाद अक्टूबर 1948 के बाद फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है 4 नवंबर 1948 को। अब हमारा फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। अब इसकी रीडिंग किए जाएंगे, क्योंकि रीडिंग्स होती हैं क्या गलती है, किस तरीके से सबका पूरे पार्लियामेंट का, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मत लिया जाता है। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। जो हमारी फर्स्ट रीडिंग थी वो 5 दिन तक चलती है, जो कि 4 नवंबर से 9 नवंबर थी। फिर उसके बाद हमारी सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होती है, जो कि 10 मंथ एंड 3 डेज़ तक चलती है, जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 थी। अब उसके बाद हमारी थर्ड एंड फाइनल रीडिंग चलती है 4 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट थे ऑन दैट डे, जिसमें से 15 फीमेल मेंबर्स थी। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
की फ़ाइनल रीडिंग थी और जिस दिन प्रपोज़ किया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कि हम अपनी कंट्री को ये कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करके देते हैं, वो दिन था 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, जिसमें से 15 फीमेल मेंबर्स थी। तो जो हमारे टोटल सेशन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेल्ड हुए वो थे 11 सेशन और 165 डेज़ के लिए उन्होंने मीटिंग की। टोटल टाइम जो इसमें लगा था वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यस 2 years 11 month एंड 18 days। इतना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में एंड उसका बजट था 64 लाख। अगर हम कुछ सेशंस की बात करें कि हमारा कौन कौन सा सेशन था, जैसे मेन इम्पॉर्टेंटली हमारा फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। 10th सेशन 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक एंड 11th सेशन 24 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ एंड 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स एंड कमेंस हुआ। एट द टाइम ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट एंड अ प्रेएम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे और एक प्रेएम्बल था। अगर हम अभी की बात करें तो हमारे 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल, 25 पार्ट्स एंड अ प्रेएम्बल है। इतने सालों में कुछ चेंजेस से हमारा अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और बढ़ गया है। कुछ जो प्रोविज़न थे जो कि 26 नवंबर 1949 से ही एनैक्ट हो गए थे, वो थे इम्पोज हो गए थे, वो थे आर्टिकल 5 to 9, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 एंड आर्टिकल 9, जो कि हमारे सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं वो 26 नवंबर को ही इम्पोज हो गए। एंड आर्टिकल 324 से 329 जो कि इलेक्शन से रिलेटेड थे और जो भी प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो भी। टोटल अगर हम देखें तो 15 आर्टिकल्स थे जो कि इम्पोज हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 जो कि हमारे पार्लियामेंट को रन करने के लिए ज़रूरी थे वो आर्टिकल्स एंड जो सिटीजनशिप और इलेक्शन के लिए नेसेसरी थे वो आर्टिकल्स। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो जो चीफ ड्राफ्टमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो थे हमारे S.N. मुखर्जी। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे H.V. आयनगर। कॉन्स्टिट्यूशन कैलीग्राफर अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा एंड हिंदी में थे वसंत कृष्ण वैद्य। ये हमारे कैलीग्राफर हो गए। इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने पूरा का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा एंड हिंदी में वसंत कृष्णा वैद्य ने। इम्पॉर्टेंट फीमेल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं कभी। जो हमारी राजकुमारी अमृता कौर थी उनको फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया हमारी गवर्नमेंट में, और जो सुचिता कृपलानी थी वो तो सब जानते हैं, फर्स्ट फीमेल CM थी यूपी की। सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक